छोटा सा यूरेनियम का पैलेट जिसका साइज बस एक मूंगफली जितना होता है, वो आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि अकेले ही हजारों घरों को पूरे 1 साल तक बिजली दे सके? क्या सच में इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतनी खतरनाक एनर्जी छुपी हो सकती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस एनर्जी को हासिल करने के पीछे एक ऐसा प्रोसेस छुपा है जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस प्रोसेसेस में से एक है, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी हिडन दुनिया में जहां धरती के अंदर से निकले एक साधारण से दिखने वाले पत्थर को कई हाईटेक मशीन्स, डेंजरस केमिकल्स और एक्सट्रीम कंडीशन से गुजार कर बनाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल। जहां आज हम देखने वाले हैं कि ये जो यूरेनियम होता है ये बनता कैसे है, इसका रॉ मटेरियल क्या है। मतलब ये नीचे से निकाला जाता है, फिर इसको मतलब धरती के अंदर से निकाल के इसको क्या क्या प्रोसेस के द्वारा निकाल के इसको रेडी करते हैं और इनकी एनर्जी कैसे दे पाता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस देखते रहिएगा, आएगा मजा। हर स्टेप में होती है प्रिसिजन, हर प्रोसेस में होता है कंट्रोल और हर छोटी सी गलती बन सकती है एक बड़े खतरे का कारण। तो चलिए जानते हैं एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा सच, जमीन के नीचे छुपे इसके सफर से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1789 जब एक जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हाइनरिच क्लैपरॉथ ने पहली बार यूरेनियम को एक केमिकल एलिमेंट के रूप में पहचाना। उस समय ये बस एक साधारण धातु की तरह माना जाता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत छुपी हुई है। फिर कई सालों तक ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बना रहा, लेकिन असली बदलाव आया साल 1896 में जब फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरेल ने एक अजीब फिनोमेनॉन डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि यूरेनियम अपने आप रेडिएशन छोड़ता है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, और यहीं से शुरू हुई रेडियो एक्टिविटी की दुनिया। इसके बाद मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की। धीरे धीरे साइंटिस्ट्स को समझ आने लगा कि मैटर के अंदर एनर्जी का एक हिडन वर्ल्ड मौजूद है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। फिर आया एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट, साल 1932 जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ये एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, और यही न्यूट्रॉन आगे चलकर बना न्यूक्लियर फिशन की चाबी। इसके कुछ ही साल बाद 1938 में जर्मन साइंटिस्ट्स ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने पाया कि जब यूरेनियम के एटम्स पर न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो वो टूट जाते हैं और इस प्रोसेस में निकलती है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी। इस फिनोमेनन को कहा गया न्यूक्लियर फिशन, और यहीं से शुरू हुई न्यूक्लियर एनर्जी की असली कहानी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, नेचुरल यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। इसमें दो मेन आइसोटोप्स होते हैं। पहला यूरेनियम 238 जो लगभग 99.3% होता है, और दूसरा यूरेनियम 235 जो सिर्फ 0.7% होता है। लेकिन असली काम का आइसोटोप है यूरेनियम 235 क्योंकि यही आसानी से फिशन करता है, जबकि यूरेनियम 238 ज्यादातर स्टेबल रहता है। यानी अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ानी होगी, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी नेचुरल यूरेनियम में मौजूद यूरेनियम 235 का परसेंटेज आर्टिफिशियली बढ़ाना। अब इमेजिन कीजिए वर्ल्ड वॉर 2 का समय, जब पूरी दुनिया युद्ध में उलझी हुई थी। उसी समय यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स एक साथ काम कर रहे थे। उनका गोल था यूरेनियम को एनरिच करके एक ऐसा वेपन बनाना जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई हो। इस प्रोजेक्ट में एनरिको फर्मी और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जिनसे यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग किया जा सके, जैसे गैसियस डिफ्यूजन और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी। और इसी रिसर्च का परिणाम था हिरोशिमा पर गिराया गया एटॉमिक बॉम्ब, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके बाद दुनिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब फोकस था डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम इतना ज्यादा एनरिच नहीं होता। इसे सिर्फ 3% से 5% तक एनरिच किया जाता है ताकि ये कंट्रोल तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जबकि वेपन्स के लिए 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए होता है। और यही वजह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट आज भी दुनिया की सबसे सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजीज में से एक है।
अब सवाल आता है कि ये यूरेनियम आखिर आता कहाँ से? हाँ। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है धरती के अंदर से। यूरेनियम मिलता है खास मिनरल में जिसे यूरेनाइट कहा जाता है। ये आमतौर पर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, कभी कभी सिर्फ 0.1% से 2% तक, यानी 1 टन पत्थर में सिर्फ कुछ किलो यूरेनियम। लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कनाडा के सस्कैचेवन में, जहां यूरेनियम ओर की प्योरिटी 20% से भी ज्यादा हो सकती है, यानी दुनिया के एवरेज से लगभग 100 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ माइनिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यूरेनियम के ऊपर होती है पानी से भरी हुई एक थिक सैंडस्टोन लेयर। अगर इसे बिना तैयारी के खोदा जाए तो पूरी माइन पानी से भर सकती है, और यही इस प्रोसेस को और भी डेंजरस बना देता है। अब इस चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं एक बेहद ही फैसिनेटिंग टेक्निक, आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग। सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन असल में ये एक हाईटेक इंजीनियरिंग मार्वल है। इस प्रोसेस में जमीन के अंदर सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं और उनमें डाले जाते हैं स्पेशली डिजाइन पाइप्स। इन पाइप्स के अंदर बहाया जाता है एक बेहद ठंडा लिक्विड, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन, जिसका टेम्परेचर होता है लगभग -30 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड धीरे धीरे आसपास की जमीन और उसमें मौजूद पानी को फ्रीज करना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय में ये पूरा इलाका एक सॉलिड आइस वॉल में बदल जाता है। ये बर्फ की दीवार इतनी मजबूत होती है कि ये पानी को पूरी तरह रोक देती है और यूरेनियम ओर को सुरक्षित तरीके से आइसोलेट कर देती है, जिससे माइनिंग प्रोसेस बिना किसी फ्लडिंग के शुरू किया जा सके। अब शुरू होता है असली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सबसे पहले एक छोटा सा पायलट होल बनाया जाता है जो इंजीनियर्स को एग्जैक्ट दिशा दिखाता है। फिर बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन्स की मदद से उस होल को वाइडन किया जाता है और धीरे धीरे यूरेनियम ओर तक पहुंचा जाता है। पावरफुल ड्रिल्स रॉक को तोड़ते हैं और टूटे हुए पत्थर नीचे कलेक्शन चेंबर्स में गिरते जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, यानी वर्कर्स सीधे उस जगह पर मौजूद नहीं होते। इससे उन्हें रेडिएशन और केविन जैसे खतरों से बचाया जाता है। साथ ही माइन के अंदर हर 20 मिनट में फ्रेश एयर सर्कुलेट की जाती है ताकि एनवायरनमेंट सेफ बना रहे। जब ये ओर सरफेस पर लाया जाता है तो सबसे पहले इसे स्कैन किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि इसमें यूरेनियम की मात्रा कितनी है। हाई ग्रेड माइंस में ये 15% से 18% तक भी हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद इस ओर को बड़े क्रशर्स में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर में बदला जाता है। ये पाउडर पानी के साथ मिलकर एक स्लरी बनाता है जो दिखने में गीली रेत जैसा होता है। फिर इस स्लरी को पाइपलाइन या ट्रक्स के जरिए प्रोसेसिंग प्लांट तक भेजा जाता है। अब आता है केमिकल प्रोसेसिंग का स्टेज, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस स्लरी में स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलाए जाते हैं जो यूरेनियम को डिसॉल्व कर देते हैं, जबकि बाकी इंप्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती हैं। इसके बाद इस यूरेनियम रिच सोल्यूशन को अलग किया जाता है और कई केमिकल रिएक्शंस के जरिए इसे और ज्यादा प्योर बनाया जाता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस इंप्योरिटीज को हटाकर एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम कंपाउंड तैयार करता है। अब आता है सबसे क्रिटिकल और इंटरेस्टिंग स्टेप, एनरिचमेंट प्रोसेस। इसके लिए यूरेनियम को एक खास केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे कहते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लूराइड गैस। ये एक ऐसी गैस होती है जिसे बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है। अब इस गैस को भेजा जाता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन जो इतनी तेज घूमती है कि उसकी स्पीड हजारों रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है। इन सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर एक अद्भुत फिजिक्स काम करती है। भारी यूरेनियम 238 मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ धकेले जाते हैं, जबकि हल्के यूरेनियम 235 मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। ये डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब इसे बार बार हजारों सेंट्रीफ्यूजेस में रिपीट किया जाता है, तब जाकर यूरेनियम 235 का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता है, और यही प्रोसेस कहलाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। जब यूरेनियम डिजायर्ड लेवल तक एनरिच हो जाता है, तब इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और भेजा जाता है न्यूक्लियर फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। यहाँ इस पाउडर को कई स्टेप से गुजारा जाता है। सबसे पहले इसे यूरेनियम डाइऑक्साइड में बदला जाता है, फिर हाई प्रेशर मशीन्स की मदद से इसे छोटे सिलेंड्रिकल पैलेट्स में प्रेस किया जाता है। हर पैलेट का साइज लगभग एक मूंगफली जितना होता है, लेकिन इसकी एनर्जी कैपेसिटी चौंका देने वाली होती है। एक सिंगल पैलेट लगभग 1800 पाउंड कोयले जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर 150 गैलन तेल के बराबर। इसके बाद इन पैलेट्स को हाई टेम्परेचर फर्नेसेस में हीट किया जाता है लगभग 24 घंटे तक, ताकि ये और ज्यादा डेंस और मजबूत बन सके। इस प्रोसेस से पैलेट्स के अंदर की छोटी छोटी खाली जगहें खत्म हो जाती हैं और उनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर रोबोटिक आर्म्स इन पैलेट्स को जिरकोनियम मेटल की लंबी ट्यूब्स में डालते हैं। जिरकोनियम एक खास मेटल होता है जो ना सिर्फ हीट और कोरोजन को सहन कर सकता है, बल्कि ये न्यूट्रॉन्स को भी आसानी से पास होने देता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बेहद जरूरी होता है। इन ट्यूब्स को फिर टाइटली सील किया जाता है और बनते हैं फ्यूल रॉड्स। कई फ्यूल रॉड्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है फ्यूल असेंबली। यही असेंबलीज बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं।
रिएक्टर कोर के अंदर हजारों फ्यूल रॉड्स एक खास अरेंजमेंट में रखे जाते हैं और यहीं शुरू होता है असली मैजिक। जब रिएक्टर चालू होता है तब न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 एटम से टकराते हैं, जिससे एटम्स टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। इस दौरान बहुत ज्यादा हीट निकलती है और साथ ही नए न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं जो दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस रिएक्शन को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि एनर्जी स्टेडी तरीके से प्रोड्यूस हो। ये हीट पानी को स्टीम में बदल देती है और ये स्टीम मैसिव टरबाइंस को घुमाती है। ये टरबाइंस जनरेटर से जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर लाखों लोगों के लिए बिजली जनरेट कर सकता है। लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड भी है। जब फ्यूल रॉड्स करीब 1 साल तक इस्तेमाल हो जाते हैं तो वे स्पेंट फ्यूल बन जाते हैं, लेकिन उस समय वो इतने ज्यादा गर्म और रेडियो एक्टिव होते हैं कि उन्हें तुरंत गहरे पानी के पूल्स में डाला जाता है। ये पूल्स लगभग 25-30 फीट गहरे होते हैं और फ्यूल रॉड्स को कम से कम 10 साल तक इनमें रखा जाता है ताकि उनका तापमान और रेडिएशन लेवल कम हो सके। आज दुनिया भर में लाखों स्पेंट फ्यूल रॉड्स ऐसे ही स्टोरेज पूल्स में रखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप बिजली का स्विच ऑन करें तो एक बार जरूर सोचिएगा कि इस लाइट के पीछे कितना कॉम्प्लेक्स साइंस, कितनी डेंजरस प्रोसेसेस और कितनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग काम कर रही है। यूरेनियम का ये सफर सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये इंसान की इंटेलिजेंस, इनोवेशन और रिस्क लेने की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो ऐसे ही और डीप और पावरफुल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर छोटी